14 जुलाई 2023 दोपहर 2:35 पे ISRO ने अपने इस स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। इस बार उनका मेन गोल चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है और उन्होंने ये कोशिश चंद्रयान 2 के वक्त बहुत ज्यादा की थी, लेकिन ये मिशन फेल हो चुका था। लेकिन इस मिशन में वो कंट्रोल तरीके से चांद पर लैंड करने की कोशिश करेगा ताकि उसका लैंडर डैमेज ना हो। अगर ISRO अपने मिशन में कामयाब हो गया और जल्द से जल्द उन्होंने चांद के साउथ पोल पर रिसर्च शुरू कर दी, तो फिर भारत वो पहला मुल्क बन सकता है जो उस रिसर्च से जमीन की फॉर्मेशन के बारे में प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाएगा। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये सब चंद्रयान 3 कैसे करेगा, उसमें ऐसे कौन से सेंसर्स लगे हैं और ये सेंसर्स मिशन के कोर ऑब्जेक्टिव के अलावा और क्या कर सकता है। इन तमाम सवालों के जवाब आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। चंद्रयान 3 का ये मिशन बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है क्योंकि मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करना मार्स पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से भी ज्यादा मुश्किल है। जी हाँ, वही मार्स जिस पर मून के मुकाबले में 33 गुना ज्यादा क्रेटर्स हैं। अब तक सिर्फ 11 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने सक्सेसफुली मून मिशंस किए हैं, लेकिन सिर्फ 3 कंट्रीज अमेरिका, रशिया और चाइना ही ऐसे हैं जो अब तक लूनर सरफेस पर सिर्फ लैंडिंग कर पाए हैं। लेकिन मार्स तो चांद से ज्यादा दूर है। यहाँ जिन 5 कंट्रीज ने मिशंस किए हैं उनमें से 2 ने ही सक्सेसफुल लैंडिंग की है, यानी कि मार्स पर लैंडिंग का सक्सेस रेट 40% है और लूनर सरफेस पर 27% है। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्स पर स्पेसक्राफ्ट को जाने के लिए 7 महीने लगते हैं और मून पर सिर्फ 3 दिन लगते हैं। सो अगर गलती से भी मून पर जाते वक्त स्पेसक्राफ्ट का पाथ किसी वजह से डिफ्लेक्ट होता है तो इतने कम वक्त में उसे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इससे भी ज्यादा मुश्किल उस वक्त बनती है जब स्पेसक्राफ्ट को कैलकुलेटेड टाइम फ्रेम में लैंड नहीं करवाया जाता। बेसिकली स्पेसक्राफ्ट की स्पीड की बेस पर स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग के वक्त का अंदाजा लगाया जाता है। फर्ज करें अगर स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 20,000 किलोमीटर पर आवर है तो उसे मून पर लैंड करने के लिए सिर्फ 15 से 30 मिनट मिलते हैं, अदरवाइज मिशन फेल। यहाँ पर ही सॉफ्ट लैंडिंग की मुसीबत खत्म नहीं होती क्योंकि अगर इस टाइम में टच डाउन स्टार्ट भी कर दिया तो बाकी चीजें लैंडर में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, जैसा कि लैंडिंग साइट का एटमॉस्फेयर। हम सब ये जानते हैं कि मार्स पर एटमॉस्फेयर मौजूद है जो फ्रिक्शन पैदा करके लैंडर की स्पीड स्लो कर देता है, लेकिन मून पर कोई एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से मुकम्मल लोड थ्रस्टर्स पर आ जाता है, जिसकी वजह से लैंडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्योंकि ये पावरफुल थ्रस्टर्स जैसे ही चांद की सतह पर लैंड करने की कोशिश करते हैं तो मून की मिट्टी उड़ने की वजह से डेलिकेट सेंसर्स में जाने का खतरा बढ़ जाता है। इसकी वजह से मिशन भी फेल हो सकता है। पिछली बार चंद्रयान 2 को साउथ पोल पर लैंड करवाना था। पूरे मून की निस्बत यहाँ क्रेटर्स बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से एक स्पीड को टारगेट करके लैंडर को जमीन से लैंड करवाना बहुत मुश्किल काम है। इसके अलावा मून के साउथ पोल का टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता रहता है क्योंकि मून को अपनी रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 28 दिन लगते हैं। 2 हफ्तों तक इसकी एक सरफेस सन की तरफ हो जाती है और इसका टेम्परेचर 120 डिग्री तक पहुंच जाता है और दूसरी साइड का टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस होता है। और साउथ पोल इन दोनों रीजन्स का जंक्शन है। अगर गलती से लैंडर साउथ पोल पर अचानक से लैंड हुआ तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक थर्मल शॉक जनरेट हो सकता है और लैंडर की हालत इस ग्लास जैसी हो जाएगी। सेम ऐसे ही लैंडर के इंस्ट्रूमेंट्स टूट जाएंगे। फर्ज करें कि इन तमाम मुश्किलात के बावजूद ISRO लूनर साउथ पोल पर अपना लैंडर लैंड करवा भी लेता है, फिर भी कम्युनिकेशन टूटने का खतरा तो होता ही है। और फिर चांद की डार्क साइड तो इतनी खतरनाक है कि यहाँ सॉफ्ट लैंडिंग फेल हो जाती है। इन तमाम प्रॉब्लम्स के हल के लिए ISRO ने चंद्रयान 3 में यूनिक स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया है, जिसकी
वजह से इन प्रॉब्लम्स का आना ना के बराबर है। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए उन्होंने चंद्रयान 3 के लैंडर के लिए एक ऐसा स्पॉट ढूंढ लिया है जहां ना तो क्रेटर्स है और ना ही अनइवन टेम्परेचर है। जब 14 जुलाई को इसे लॉन्च किया गया तब इसने 5 बार जमीन को ऑर्बिट करके अपना ऑर्बिट रेज करेगा। इससे होगा ये कि वो मून की तरफ किसी स्लिंग शॉट की तरह उड़ता हुआ जाएगा और इस मिशन में ज्यादा फ्यूल यूज नहीं होगा और यही फ्यूल लैंडिंग के वक्त इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके बाद जब लैंडिंग का वक्त आएगा तो ISRO इसे डायरेक्ट लैंडिंग करवाएगा, क्योंकि ऐसा करने से थ्रस्टर्स बहुत ज्यादा धूल उड़ा सकते हैं और फिर सेंसर्स खराब हो सकते हैं। अब चंद्रयान लैंडिंग से पहले अपनी स्पीड को कम करेगा और लैंडिंग साइड को एक बार फिर से प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट करने के लिए चांद के गिर्द ऑर्बिट करेगा। अब इन 2 स्टेप्स यानी कि ऑर्बिटल मैन्यूवर्स और परफेक्ट लैंडिंग स्पॉट से चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग फेलियर की पहली 3 रीजंस को टैकल कर सकेगा। इसके बाद 4th रीजन कम्युनिकेशन इशू के लिए चंद्रयान 3 चांद की सतह की स्टडी अपने रोवर से करेगा और अपने लैंडर को धूप में खड़ा करके रोवर और जमीन के दरमियान सिग्नल्स रिले करेगा। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स में सिर्फ एक ऑर्बिटर का फर्क है जो मून को रिवॉल्व करके स्कैन करे, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर ऑलरेडी ये काम कर रहा है, जिसकी वजह से चंद्रयान में थोड़ी बहुत ही मॉडिफिकेशन की गई है। अगर एक बार ये सक्सेसफुल चांद पर लैंड हो गया तो उसके बाद लैंडर में सिर्फ रोवर को डिप्लॉय किया जाएगा, जो लिप्स के जरिए चांद की मिट्टी में मौजूद केमिकल कंपोनेंट्स को एग्जिट कर देगा। इसके अलावा लैंडर अपनी लैंडिंग साइट से ही मून के एटमॉस्फेयर के बारे में जान सकेगा और इसका एटमॉस्फेयर इतना थिन क्यों है इसे भी डिकोड करने की कोशिश करेगा। पहले लोगों को ऐसा लगता था कि मून पर एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है, लेकिन रीसेंट स्टडी से ये पता चला कि चांद के 10 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक बहुत थिन चार्ज पार्टिकल से भरा एटमॉस्फेयर मौजूद है, जिसकी एग्जिस्टेंस के बारे में कोई भी नहीं जानता। बेसिकली चंद्रयान 3 का लैंडर अपने सेंसर्स की मदद से मून की इनोस्फेयर की हीट कंडक्शन प्रॉपर्टीज और टेम्परेचर के बारे में हमें बता देगा। इसके अलावा मून पर अर्थक्वेक्स डिटेक्ट करने के लिए लैंडर पर ILSA डिटेक्टर फिट किया गया था और लैंगमुर प्रोब भी लगाया गया है, जो सन से आने वाली प्लाज्मा वेव्स को डिटेक्ट कर सकेगा। इन शॉर्ट, मून का एटमॉस्फेयर मुकम्मल तौर पर सूरज की रेडिएशंस का नतीजा है या फिर चांद के केमिकल कंपोनेंट्स का, इसके बारे में चंद्रयान 3 जान सकेगा। इसके अलावा ISRO ने इसमें शेप नेम का एक इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किया है, जो हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स को डिटेक्ट करके उनके केमिकल कंपोनेंट्स को स्टडी कर सकता है। देन डी-अटैच होने के बाद परपल्शन मॉड्यूल रिले सैटेलाइट की तरह काम करेगा, जो बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि इससे इंडिया को किसी दूसरे मुल्क की सैटेलाइट की जरूरत नहीं होगी और इनका डेटा भी सिक्योर रहेगा, क्योंकि पहले ISRO का डेटा दूसरे कंट्रीज ने चुरा लिया था। अगर देखा जाए तो ये मैन्ड मिशन का फर्स्ट स्टेप हो सकता है, क्योंकि अगर आज इंडिया लैंडर को मून के साउथ पोल पर लैंड करवा सके तो गगनयान मिशन के तहत इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को सेफली आउटर स्पेस में भेजा जा सकता है। फिलहाल गगनयान मिशन में अभी वक्त है। अगर चंद्रयान मिशन कामयाब हो गया तो फिर भारत वो पहला मुल्क बन जाएगा जो जमीन की फॉर्मेशन से जुड़ी थ्योरी को प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखा सकेगा, क्योंकि साइंटिस्ट के मुताबिक चांद के साउथ पोल पर स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए ये देखा गया है कि वहाँ आइस की फॉर्म में वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हैं और ये वाटर उस वक्त से मौजूद है जब हमारी जमीन और चांद बना था। अगर चंद्रयान 3 चांद पर मौजूद पानी और मैग्नेटिक फील्ड की डिटेल इंफॉर्मेशन हासिल कर सका तो उससे हमारी जमीन की हिस्ट्री की कई पहेलियां सुलझ जाएंगी। सो ये थी आज की अमेजिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।